हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द मनीज लर्निंग ऐप। आज अपन देखेंगे केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर 2। क्लियर स्टूडेंट्स, कल अपन ने यहाँ पर चालू करा था कि केमिकल काइनेटिक्स के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन देखा। रेट ऑफ रिएक्शन के बाद अपन ने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ी स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस देखे और फिर अपन ने उसके अंदर फैक्टर्स को भी जानने की कोशिश करी थी स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर लास्ट में मैंने उसमें आपको बताया था कि रेट इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट्स, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स की टर्म्स में अपन ने रेट को डिफाइन करा था स्टूडेंट्स। तो ये तो अपना क्या हो गया, फर्स्ट लेक्चर के बारे में बात हो गई स्टूडेंट्स। क्लियर। और अब जो आज के लेक्चर में अपन चेक करेंगे, पढ़ेंगे, वो मैं आपको यहां पर बताता हूं। क्लियर। तो अपना आज का लेक्चर अगेन केमिकल काइनेटिक्स। अब आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स अपन मेनली लेक्चर 1 को कंटिन्यू करने जा रहे हैं बच्चों। लेक्चर 1 को कंटिन्यू करने का इन द सेंस, मैंने आपको कल लास्ट लेक्चर में बताया कि एक क्वेश्चन से मैंने उस लेक्चर को बाइंड अप करा था। क्लियर बच्चे, उस क्वेश्चन में बस अपने को रेट ऑफ रिएक्शन अपन ने फाइंड आउट करी थी सिंपल एग्जांपल्स की मदद से स्टूडेंट्स। तो मैं आज उसी लेक्चर को वापस फ्लो में लाने के लिए स्टार्टिंग करूंगा कुछ क्वेश्चन से। क्लियर, क्वेश्चंस वेरी इजी रहेंगे, वही रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंडेंसी रहेगी। उसके बाद आ जाएंगे अपन आज का लेक्चर में इंपॉर्टेंट पार्ट। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या बच्चे? इंपॉर्टेंट पार्ट रेट लॉ। क्लियर, रेट लॉ के साथ ही अपन डिस्कस करने जा रहे हैं रेट कांस्टेंट को, जो कि क्या होता है, के, कैपिटल के, ये रेट कांस्टेंट होता है। फिर इन दोनों को सम अप करके अपन क्या करेंगे, यहां पर रेट कांस्टेंट की यूनिट्स को चेक करेंगे कि यूनिट्स क्या है रेट कांस्टेंट्स की। फिर आगे जाके अपन जो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं उनके बारे में अपन यहां पर इलोबरेट करके विस्तार में उनको पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे कि वो फैक्टर्स क्या इंप्लीमेंट कर रहे हैं आपके चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स के अंदर स्टूडेंट्स। क्लियर। तो ये तो आज अपना क्या हो गया, ये पूरा इंडेक्स हो गया जो आज इस लेक्चर के अंदर यहां पर अपन पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब आपके पास यहां पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन सिमिलरली वही प्रीवियस लेक्चर से मिलता जुलता है स्टूडेंट्स। मैंने यहां पर आपके पास एक रिएक्शन लिखा है 3A gives 2B plus C। क्लियर बच्चे, अब उस रिएक्शन के लिए आपको यहां पर क्या बोला गया है, क्या फाइंड आउट करना है? तो कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। क्या करना है? कैलकुलेट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। कल जो अपन ने पढ़ा रेट इन टर्म्स ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स प्रीवियस लेक्चर के अंदर, तो उसके अंदर मैंने रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए कुछ यूज करा था, तो वही सेम यहां पर क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए फाइंड आउट करना है आपको रिएक्टेंट ए का। कब? जब आपको रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी दे रखा है। सी क्या है? प्रोडक्ट है बच्चे। इज 1.3 into 10 raised to power -4 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। क्लियर बच्चे, तो ये आपको वैल्यू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन दे रखी है, रेट ऑफ अपीयरेंस दे रखी है या रेट ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है, और आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ए फाइंड आउट करना है बच्चे। क्लियर। तो अब देखते हैं अपन इसको कैसे अप्रोच करेंगे इस तरह के सवाल को। अपने सॉल्यूशन के अंदर वापिस अपन रिएक्शन को लिखते हैं। क्लियर। गिवन क्या है इस रिएक्शन के अंदर स्टूडेंट्स? अपने को गिवन आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस तो फाइंड आउट करना है, और अपीयरेंस ऑफ सी आपको यहां पर दे रखा है स्टूडेंट्स। तो आपके पास यहां पर dc अपॉन dt की वैल्यू 1.3 into 10 raised to power -4 आपको यहां पर गिवन है बच्चे। अब इस रिएक्शन के रेस्पेक्ट में अपन सबसे पहले क्या करेंगे,
रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी बच्चे आपकी यहां पर -1/3, ठीक है, स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स अपॉन में आएंगे। डी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन dt इक्वल्स टू 1/2 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन dt इक्वल्स टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन dt। ये तो आपके पास इस रिएक्शन की रेट आ गई, रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले हर रिएक्शन, हर केमिकल रिएक्शन की आपको रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना आना चाहिए बच्चे, तभी आप रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं कोई भी कंपाउंड्स की, कोई भी केमिकल कंपाउंड्स की, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब यहां पर मेरे पास मेरे को A फाइंड आउट करना है, ठीक है, गिवन क्या है मेरे को C, ठीक है, मेरे को B से कुछ भी लेना देना नहीं है क्योंकि मेरे यहां पे क्वेश्चन में B का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं बच्चे। तो मेरे पास यहां पर क्या आ जाता है -1/3 dA/dt, इसकी वैल्यू मेरे को गिवन है, मैं पुट कर देता हूं वहां पर, तो माइनस dA/dt इक्वल्स टू इसका जो 1/3 है वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 3 इंटू 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴। ये आपके पास एक चीज हो गई स्टूडेंट्स, यही आपको यहां पर कैलकुलेट करना था। देखिए इस पूरे इंप्लीमेंटेशन को बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, ऑफ अ रिएक्टेंट ए, क्लियर बच्चे। और यहां पर आपको इसकी वैल्यू गिवन थी, क्रॉस मल्टीप्लाई बाय 1/3, इसका स्टाइशियोमेट्री था, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा अपन ने 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴ के अंदर बच्चे। तो यहां पर आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 3.9 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्लियर बच्चे, ये आपके पास यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्रिएट हो गया। क्लियर बच्चे, एक बार थोड़ा सा वापस समराइज कर रहा हूं। क्या समराइज करने की कोशिश करूंगा, सबसे पहले रिएक्शन गिवन है, रिएक्शन लिखा, पूछा क्या था रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसका, ए का, रिएक्टेंट है ए, गिवन क्या है रेट ऑफ अपीयरेंस सी दिया हुआ है आपको प्रोडक्ट का, कितना दिया है 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴। अपन ने यहां पर गिवन थिंग लिखी, गिवन के बाद अपने पास जो सबसे पहले प्रीलिमिनरी काम होता है किसी भी रिएक्शन की रेट को लिखना, रेट लिखा, क्या फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है सी की कंसंट्रेशन आपको गिवन है, यहाँ पे रेट ऑफ अपीयरेंस गिवन है, पुट करा, क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंपल मैथमेटिक्स को इंप्लीमेंट करा स्टूडेंट्स, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए फाइंड आउट कर लिया, जो कि क्या आया 3.9 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, गिवन रिएक्शन दे रखा है आपको BrO3 aqueous plus 5Br anion aqueous plus 6H plus ion which is also in aqueous। गिवन आपको प्रोडक्ट दे रखा है, यहाँ पे क्या बन रहा है 3Br2 in liquid plus 3H2O मॉलिक्यूल स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन के रेस्पेक्ट में आपसे क्या पूछा है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ब्रोमाइड आयन फाइंड आउट कीजिए। क्या फाइंड आउट करना है बच्चे आपको, यहां पर ब्रोमाइड आयन कितने बन रहे हैं, ये आपको डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस फाइंड आउट करनी है इस रिएक्शन की मदद से। 4 ऑप्शन आपके पास यहां पर दिए गए हैं, इन ऑप्शन से आपको चेक करना है कि कौन सा करेक्ट आंसर आपके पास यहां पर आएगा फॉर द गिवन रिएक्शन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ब्रोमाइड आयन स्टूडेंट्स। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको यहां पर पता होना चाहिए कि इस रिएक्शन के रेस्पेक्ट में अपने को रेट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इस रिएक्शन के रेस्पेक्ट में मेरे को ब्रोमाइड आयन में फाइंड आउट करना है, तो मेरे पास यहां पर जो आंसर दे रखे हैं ब्रोमाइड आयन की रेट और Br2 के रेस्पेक्ट में दे रखे हैं, तो मैं इन दोनों के रेस्पेक्ट में यहां पर रेट लिख लेता हूं। क्लियर, तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगी, रिएक्टेंट की रेट अपने पास आ जाएगा -1/5 Br anion अपॉन dt इक्वल्स टू 1/5। क्यों आया पता है आपको, स्टाइशियोमेट्री 5 लगी हुई है आगे, ठीक है, इसलिए 1/5 करा अपन ने। आगे चलते हैं, आपके पास 3 है, 1/3 Br2 अपॉन dt। क्लियर बच्चे,
अब यहां से मेरे पास डिसअपीयरेंस ऑफ ब्रोमाइड आयन निकालना है, तो माइनस DBr अपॉन dt, इसका जो 5 है उसको क्या करता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले जाता हूं, तो 5 अपॉन 3 DBr2 अपॉन dt। क्लियर बच्चे, ये आपके पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ब्रोमाइड आयन का फाइंड आउट हो गया, किसके रेस्पेक्ट में, Br2 के रेस्पेक्ट में। क्लियर, तो अपन अब चेक कर लेते हैं अपने ऑप्शंस की मदद से। आपका सामने आंसर है, चेक कीजिए। तो पहला ऑप्शन जो है मेरा DBr अपॉन dt, तो ये तो आपके पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ही नहीं है, माइनस साइन ही शो नहीं कर रहा, बस एक ही माइनस साइन के साथ शो है आपको। क्लियर बच्चे, दूसरा आपके पास क्या हो सकता है कि माइनस साइन दे ही नहीं रखा हो, ये माइनस साइन को शिफ्ट कर रखा हो इधर तरफ। क्लियर, तो इसका आंसर और क्या हो सकता है, और करके क्या लिख सकते हैं, DBr अपॉन dt इक्वल्स टू -5/3 DBr2 अपॉन dt। ये भी आपके पास इसका आंसर हो सकता है बच्चे। क्लियर, पर अभी तो अपने पास यहां पर क्या दे रखा है, आंसर 2 दे रखा है, माइनस साइन के साथ तो और कोई है ही नहीं। ठीक है, 3/5 है ही नहीं, 5/3 आ रहा है अपने पास। क्लियर बच्चे, तो आपके पास यहां पर क्या करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 आपके पास करेक्ट है, तो आप इसको ब्लॉक में बंद कर सकते हैं, यही आपके पास आंसर है स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। आइए बच्चे, तो अब इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, रेट लॉ। ठीक है, तो रेट लॉ को अपन समझने की कोशिश करेंगे बच्चे। तो रेट लॉ देख लेते हैं, हेडिंग आज के टॉपिक की अपने, रेट लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स केमिकल काइनेटिक्स का। अभी तक जो भी अपन ने देखा वो सब बेसिक था स्टूडेंट्स। क्लियर, अब इंपॉर्टेंट पार्ट आपका चालू हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, ये सब यहां पर इंप्लीमेंट होने वाली है रेट लॉ के अंदर स्टूडेंट्स। क्लियर, तो सबसे पहले मैं रेट लॉ को बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स। तो रेट लॉ क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है आपके पास आर और कैपिटल आर, जो भी आप यहां पर डिनोट कर सकते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब रिलेट करती है किसके, सिवाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के अलावा वो किसी पे डिपेंड नहीं करती है। क्लियर बच्चे, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और रेज्ड टू इट्स पावर इट्स कोएफिशिएंट। क्लियर बच्चे, मतलब आपके पास जो रिएक्टेंट में कोएफिशिएंट्स लग रहे होंगे, इस टाइम स्टोइकियोमेट्री बन रही होगी, वो क्या हो जाएगी, उस रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की पावर बन जाएगी। क्लियर, तो ये आपके पास रेट लॉ हो गया है स्टूडेंट्स। मैं वापस यहां पर आपको समझा रहा हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट की जो आपके पास कोएफिशिएंट्स होंगे रिएक्शन में, वो पावर बन जाएगी। उन पावर से अपन क्या कर पाएंगे, आगे ऑर्डर फाइंड आउट कर पाएंगे स्टूडेंट्स। क्लियर, तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर क्या करता हूं, स्टेटमेंट बता देता हूं। स्टेटमेंट आप नोट डाउन कर सकते हैं। It is the rate of reaction which is directly proportional to the important part, molar concentration of reactant. Clear? Raised to its power its coefficient. क्लियर स्टूडेंट्स, तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर को कोएफिशिएंट्स को अपन क्या क्रिएट कर देंगे, पावर बना देंगे स्टूडेंट्स। क्लियर, तो आपके पास स्टेटमेंट क्या हो गया बच्चे, इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन which is directly proportional to the molar concentration of a reactant.
मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आपका यहाँ पर कैपिटल ए हो सकता है, बी हो सकता है, जो भी आप लेना चाहें, रेज्ड टू इट्स पावर इट्स कोएफिशिएंट। क्लियर? अब आप बोलेंगे सर ने स्टेटमेंट तो बता दिया, मेरे को यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन से तो समझ में ही नहीं आ रहा है, तो मैं इंप्लीमेंटेशन भी बता देता हूँ आपको स्टूडेंट्स, घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये आपके पास यहाँ पर एग्जाम्पल लिया अपन ने, एग्जाम्पल लेते ही आपके पास यहाँ पर A प्लस B gives certain product। क्लियर? अब इसके रेस्पेक्ट में मैं क्या कर देता हूं, यहां पर आपके पास रेट को लिख देता हूं। तो इसके लिए रेट लिखते हैं अपन R इक्वल्स टू रेज टू इट्स पावर, कैपिटल B भी आपके पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, रेज टू इट्स पावर। क्लियर बच्चे? तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन क्यों लिखा बच्चे? क्योंकि जो आपके ब्रैकेट होते हैं, ये ब्रैकेट हमेशा ध्यान रखना है केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, ये सारा काम ब्रैकेट के अंदर ही चलेगा। मोलर कंसंट्रेशन को शो करते हैं ये ब्रैकेट, इन ब्रैकेट के अंदर अब रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो। क्लियर? तो कभी नहीं भूलना है आपको, आप क्या बोलेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर ए नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इक्वल्स टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर स्मॉल ए, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर स्मॉल बी, ऐसे बोला जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर? अब मेरे पास ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है, तो मैं इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को क्या कर दूंगा, इसको यहां पर मैं हटा दूंगा और इसके सगे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा स्टूडेंट्स। इसी कांस्टेंट को आगे जाके अपन क्या बोलने वाले हैं, रेट कांस्टेंट बोलने वाले हैं। क्लियर? तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया किसके रेस्पेक्ट में, रेट लॉ के रेस्पेक्ट में बच्चे। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू K which is rate constant, molar concentration of A की power raised to its power A, molar concentration of B raised to its power B। मैं यहां पर आपके सामने डिनोशन कर देता हूं सभी चीजों का। ये हो गया आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन, ये हो गया आपके पास रेट कांस्टेंट। क्लियर? ये आपके पास हो गया मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये आपके पास रेट लो हो गया। आगे चलते हैं। अब जब मैं उस फॉर्मूले के अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर जब क्या करूंगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को यूनिटी ले लूंगा। अगर मैंने इन दोनों को यूनिटी ले लिया बच्चे, तो मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर आ जाएगी, रेट कांस्टेंट के बराबर आ जाएगी। तो मैं यहां पर वापस आपके पास फॉर्मूला लिख देता हूं। क्लियर? तो इस फॉर्मूले में देखते हैं, when the molar concentration of reactant is taken to be unity। क्या ले लिया आपने, यूनिटी। यूनिटी का मतलब 1। क्लियर? तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट हो जाएगा। तो करते हैं यहां पर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी को क्या ले लेते हैं, 1। इसको यहां पर पुट करते हैं। पुट करेंगे तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा, रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पर जो आपके पास रेट कांस्टेंट आया, उसी को अपन क्या बोलेंगे, वेयर लिख सकते हैं स्टूडेंट्स आप यहां पर, वेयर K is equal to rate constant, where K, sorry,
where R is equal to रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट क्या है? K। रेट कांस्टेंट के और क्या नाम होते हैं स्टूडेंट्स? वेलोसिटी कांस्टेंट। और क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? सब बुक्स के अंदर आपको रेट कांस्टेंट मिलेगा। मैं यहां पर आपको कैपिटल के रेट कांस्टेंट के 3 नाम बताने जा रहा हूं। सबसे पहले नाम तो आपके पास क्या हो गया? रेट कांस्टेंट। दूसरा नाम आपके पास क्या हो गया? वेलोसिटी कांस्टेंट। एंड लास्ट वन इज स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कांस्टेंट। ये 3 नाम हैं जो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन के अंदर डाल दिए जाते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर? मैं भी जब आपको आगे क्वेश्चंस करवाऊंगा तो मैं वहां पर रेट कांस्टेंट की बजाय क्या लिख सकता हूं? वेलोसिटी कांस्टेंट। अब आपका दिमाग घूम जाएगा कि नहीं वेलोसिटी कांस्टेंट क्या आ गया, ये तो मेरे को पता ही नहीं है केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। ये कुछ भी नहीं है बच्चे, ये आपके कैपिटल के या रेट कांस्टेंट के ही दूसरे अल्टरनेट नेम्स हैं स्टूडेंट्स। अलग अलग बुक्स में इनको शो करा गया है। तो मैंने सभी आपको यहां पे बता दिया कि आपको रेट कांस्टेंट के अलावा 2 नाम और याद रखने हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट एंड स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कांस्टेंट। ये आपके पास रेट ऑफ अ रिएक्शन इज इक्वल्स टू द क्या आ गया? रेट कांस्टेंट के बराबर आ गया, जब अपन ने यहां पर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को क्या लिया? यूनिटी यहां पर ले लिया स्टूडेंट्स। क्लियर? तो ये तो आपके पास रेट लॉ और रेट कांस्टेंट के बारे में जानकारी हो गई। आगे चलते हैं। अब रेट कांस्टेंट जो क्या है उसके बारे में कुछ देख लेते हैं। क्लियर? तो रेट कांस्टेंट क्या होता है कि K डिपेंड किस पे करता है? K is depend on first nature of रिएक्टेंट की नेचर पे। दूसरा टेम्परेचर पे कि टेम्परेचर कितना है रिएक्शन के अंदर। थर्ड वन कैटलिस्ट के इन्वॉल्वमेंट पे अफेक्ट पड़ जाता है रेट कांस्टेंट की वैल्यू पे। क्लियर? तो ये 3 डिपेंडेंसी है रेट कांस्टेंट की। उसके बाद देखते हैं कि किस पे डिपेंड नहीं करता है। नोट करके लिखेंगे K does not depend on concentration। क्लियर बच्चे? कि यहां पर रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड किस पे करता है? रिएक्टेंट के नेचर पे, टेम्परेचर पे और कैटलिस्ट पे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आपको ये पता लग गया कि रेट लॉ और रेट कांस्टेंट क्या चीज है ना? तो यहां पर अब आपको एक और चीज पता होनी चाहिए रेट कांस्टेंट के बारे में कि रेट कांस्टेंट की यूनिट्स क्या है। रेट कांस्टेंट की यूनिट, तो रेट कांस्टेंट के लिए मैं आपको यहां पे लिखता हूं डिनोशन। कैसे फाइंड आउट करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर n मैंने यहां पर लिख दिया स्टूडेंट्स। अब मेरे पास यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन की लेसन 1 में लेक्चर 1 में मैंने आपको बताया था यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट हो गई। आगे चलते हैं K, आपके पास A की यूनिट क्या है? कंसंट्रेशन क्या होती है? मोल लीटर इनवर्स और n। क्लियर? कंसंट्रेशन यही होता है। रेट ऑफ रिएक्शन में तो टाइम आ जाता है इसलिए सेकंड लगा दिया अपन ने स्टूडेंट्स। अब यहां से ही मैं क्या करूंगा? इसकी यूनिट निकाल लेता हूं। तो K की यूनिट क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स? मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। ये आपके पास रेट कांस्टेंट की यूनिट आ गई स्टूडेंट्स। क्या है? मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं इजी के लिए करने के लिए, मोल अपॉन लीटर की पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये आपके पास यूनिट हो गया रेट का। मैंने ये चीजें क्यों बताई स्टूडेंट्स आपको? मैंने चीज इसलिए बताई क्योंकि आगे जब सवाल करेंगे अपन स्टूडेंट्स इस चैप्टर के अंदर तो डायरेक्ट आपसे रेट कांस्टेंट की वैल्यू देके आपसे पूछा जाएगा ऑर्डर।
यहाँ पर n क्या है, ऑर्डर बता रहा है स्टूडेंट्स। तो आपको वहां पर रेट कांस्टेंट की यूनिट्स को वहां पर रिमेम्बराइज रखना पड़ेगा कि इनकी मदद से आपको वहां पर ऑर्डर फाइंड आउट हो जाएगा स्टूडेंट। मैं सवाल कराऊंगा आगे जाके। तो यहां पर इस टॉपिक का एंड हो गया है, जैसे कि रेट लो और रेट कांस्टेंट के बारे में अपन ने देख लिया। ये आपके पास रेट कांस्टेंट, ये आपके पास रेट लो, पूरा यहां से अपन ने रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू के निकाला रेट कांस्टेंट के बराबर। फिर अपन ने यहां पर ले जाके इसको आगे फॉर्मुलेशन करा, जिसमें अपन ने रेट ऑफ रिएक्शन को बराबर करा किसके, रेट कांस्टेंट के के से, जब मोलर कंसंट्रेशन यूनिटी के बराबर होता है। रेट कांस्टेंट के और डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेम अपन को जानने को मिले स्टूडेंट्स। यहाँ पर आगे ले जाके अपन ने देखा कि रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है और उसकी डिपेंडेंसी किस पे नहीं होती है, और यूनिट्स अपन ने यहाँ पर पता करा। अब आगे चलेंगे अपन इस लेक्चर के दौरान। तो इस लेक्चर के अंदर वापस एक टॉपिक आने वाला है, इंपॉर्टेंट पार्ट तो नहीं बोल सकते हैं स्टूडेंट्स उसको, बट एक मेजर पार्ट है वो, उसका इन्वॉल्वमेंट हर टॉपिक के अंदर है। क्या बोला जाएगा उसको, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? तो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, 5 तरह के फैक्टर अपन को जनरली इसके अंदर देखने हैं। क्लियर? अब वो 5 तरह के फैक्टर्स कौन से हैं स्टूडेंट्स? सबसे पहला आपके पास इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्टूडेंट्स। क्लियर? वन बाय वन अपन देखेंगे। पांचों फैक्टर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सेकंड है सरफेस एरिया, थर्ड है एक्सपोजर टू द रेडिएशन, फोर्थ है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, एंड द लास्ट वन इज टेम्परेचर पार्ट स्टूडेंट्स। क्लियर? तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का इंपैक्ट क्या है रेट ऑफ रिएक्शन पे? जब स्टूडेंट्स अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वाला जो फैक्टर है वो इंक्रीज कर रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन साइमल्टेनियसली बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ रिएक्शन के स्टूडेंट्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ रिएक्शन के, तो कंसंट्रेशन जब बढ़ जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी स्टूडेंट्स राइज अप हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पर आपके पास क्या है, R इक्वल्स टू A। क्लियर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप कर सकते हैं इसको। क्लियर? जब मेरे पास R बढ़ेगा तो मेरे पास मोलर कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की है वो बढ़ेगी, तो बढ़ रही है तो मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। तो आप यहां लिख सकते हैं इफ concentration of reactant is increasing, then rate of reaction is also increasing as concentration is directly proportional to the रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्टेटमेंट में क्या ध्यान रखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कंसंट्रेशन के। कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। उसकी वजह से ही जब मैं फैक्टर बढ़ा रहा हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रही है बच्चे। अब आ जाते हैं दूसरे फैक्टर की तरफ। दूसरा फैक्टर क्या है आपका स्टूडेंट्स यहां पर, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, कि जब मैं सरफेस एरिया बढ़ा रहा हूं स्टूडेंट्स तो रेट ऑफ रिएक्शन, सरफेस एरिया बढ़ने के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो रहे हैं स्टूडेंट्स, इंक्रीज अप हो रहे हैं। वो बढ़ेंगे तो सरफेस एरिया भी क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। सरफेस एरिया बड़ा होगा तो रेट होने की संभावना वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी बच्चे। क्लियर? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां पे समझाने की कोशिश करता हूं मेरा स्टेटमेंट कि पाउडर शुगर डिसॉल्व अर्लियर देन दैट ऑफ शुगर क्रिस्टल। क्लियर? पाउडर शुगर मतलब शुगर का जो चूरा होता है वो जल्दी इजीली डिसॉल्व हो जाता है किसके रेस्पेक्ट में, शुगर क्रिस्टल के रेस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि शुगर जो
पाउडर है, पाउडर शुगर, उसका सरफेस एरिया शुगर क्रिस्टल के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो वो इजीली क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी किसके अंदर, जिसमें भी आप पानी में मिलाना चाहें या आप कोई और सब्सटेंस के अंदर उसको घोलने की कोशिश करें तो वो इजीली वहां पर डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये तो मैं आपको पता पड़ गया होगा कि सरफेस एरिया में क्या इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। अब उसका अपन यहां पर लिख लेते हैं स्टेटमेंट। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजिंग on increasing the surface area as number of moles per unit volume increases। क्लियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, दैट्स व्हाई सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है और वो ROR को बढ़ा रहा है। स्टूडेंट्स एग्जांपल लिख लेते हैं स्टूडेंट्स यहां पर। पहला एग्जांपल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आपके IIT मेंस की बात करें, नीट की बात करें स्टूडेंट्स, या वेदर इट विल बी अ बोर्ड, कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्रिएट कर आ जाता है बोर्ड के अंदर और वन स्टेटमेंट क्वेश्चन आ जाता है ऑप्शंस की मदद से। तो सरफेस एरिया आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहां पर क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लिखेंगे पाउडर्ड शुगर dissolve earlier than that of sugar crystal। क्लियर बच्चे? क्यों? फिर आपको पता है ड्यू टू लार्जेस्ट सरफेस एरिया द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, ये इसका जवाब होगा। क्लियर? ये क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा, व्हाई पाउडर शुगर डिसॉल्व अर्लियर देन दैट ऑफ शुगर क्रिस्टल, क्वेश्चन मार्क। तो आंसर क्या होगा, ड्यू टू लार्जेस्ट सरफेस एरिया द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, दैट्स व्हाई पाउडर शुगर डिसॉल्व अर्लियर देन दैट ऑफ शुगर क्रिस्टल। ठीक है, सेकंड लिख सकते हैं पल्वराइज्ड कोल burns faster than that of wood charcoal। अब भाई दिमाग में आएगा कि पल्वराइज्ड कोल क्या है, सर ने तो लिख दिया। भाई पल्वराइज्ड कोल कुछ भी नहीं है, कोयले की चूरी जो होती है। क्लियर? जैसे यहाँ पे पाउडर शुगर था तो ऐसे ही यहाँ पर कोल क्या है, चूरा फॉर्म में है, पाउडर फॉर्म में आपके पास कोल है जो कि क्या है, वुड चारकोल, जो चारकोल के या आपके पास मोटे मोटे जो लकड़ी के गट्टे होते हैं उसके रेस्पेक्ट में पल्वराइज्ड कोल बर्न फास्टर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वही सरफेस एरिया ज्यादा और रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, इसको तो जलने में बहुत टाइम लगेगा, ये इजीली बर्न हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट बहुत सब पॉइंट्स हैं किसके, आपके सरफेस एरिया के ऊपर स्टूडेंट्स क्वेश्चंस अराइज होते हैं। तो आप यहां पर इसको इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन आपसे यहां से पूछे जाएंगे। क्लियर? आगे चलते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है स्टूडेंट्स आपके पास यहां पर, एक्सपोजर टू द रेडिएशन। एक्सपोजर टू रेडिएशन। क्लियर? अब रेडिएशन के अंदर क्या एक्सपोजर का यहां पर इन्वॉल्वमेंट हो गया भाई फैक्टर्स के अंदर। क्यों? फैक्टर में तो इन्वॉल्वमेंट होगा रेडिएशन का, क्योंकि जो सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है स्टूडेंट्स, वो कुछ ना कुछ तो इंपैक्ट डाल के जा रही है। वो इंपैक्ट क्या डाल रही है, वो फोटोकेमिकल रिएक्शन जनरेट कर रही है। क्या जनरेट कर रही है? फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो जा रही है? आपको पता है सनलाइट से जो अपने को सनरेज मिलती है उसके अंदर फोटोन होता है। क्लियर? 8, 9, 10 में आपने पढ़ा होगा। तो उस फोटोन की मदद से ही आपके पास फोटोकेमिकल रिएक्शन अकर हो जाती है। क्लियर? तो फोटोकेमिकल रिएक्शन यहां पर क्या कर रहा है, आपके पास अफेक्ट छोड़ के जा रहा है रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन का मोलर कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है इस पॉइंट के अंदर।
क्लियर बच्चे? यहां पर ओनली रेडिएशन की बात हो रही है। रेडिएशन मींस टू से वी कंज्यूम द सनलाइट इन द फॉर्म ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन क्यों प्रोसीड हुई? इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोन। क्लियर? तो यहां पर आप वही लिख सकते हैं, some chemical reaction starts in the presence of sunlight known as photochemical reaction. That reactions proceed in presence of photons. Clear? Rate of reaction is independent of molar concentration of reactant. क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहां पर मैंने आपको स्टेटमेंट लिख दिया। क्या पॉइंट्स हैं कि कुछ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो रही हैं किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। और वो रिएक्शंस क्या हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में प्रोसीड हो रही हैं? फोटोन की प्रेजेंस के अंदर। और आरओआर कुछ डिपेंड नहीं कर रहा है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से कोई लेना देना नहीं है रेट ऑफ रिएक्शन का। रेट ऑफ रिएक्शन यहां पर ओनली फोटोकेमिकल रिएक्शन की प्रेजेंस में होगी और फोटोन के प्रेजेंस में क्रिएट होगी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये तो आपके पास एक्सपोजर टू द रेडिएशन हो गया। आगे चलते हैं, फोर्थ फैक्टर, अफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। अब अफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या छोड़ के जा रहा है आपके पास? कैटलिस्ट विदाउट इन्वॉल्विंग इन द रेट ऑफ रिएक्शन, ये क्या करेगा? रेट को बढ़ा देगा स्टूडेंट्स। केमिकल रिएक्शन में विदाउट इन्वॉल्विंग, विदाउट पार्टिसिपेटिंग, कैटलिस्ट क्या कर देता है? रेट को बढ़ा जाएगा स्टूडेंट्स। उसकी वजह से जो एनर्जी बैरियर है वो लोअर हो जाएगा, कम हो जाएगा, ताकि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाए स्टूडेंट्स। तो यहां पर लिखेंगे आप in presence of catalyst, rate of reaction increases as it lower down the energy barrier। ठीक है, एनर्जी बैरियर को कम कर देता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो ये तो आपके पास अफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट फोर्थ पार्ट हो गया। लास्ट जो है आपके पास स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट पार्ट, फिफ्थ। इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है यहां पर? टेम्परेचर। मैंने आपको यहां पर पांचों फैक्टर पढ़ाए, पांचों फैक्टर अभी अपन यहां पर कंप्लीट कर लेंगे और फिर मैं आपको समराइज करूंगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन अराइजिंग फैक्टर है बच्चे। क्लियर? टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया स्टूडेंट्स, टेम्परेचर बढ़ाया तो मेरे पास आरओआर बढ़ेगी। आरओआर क्यों बढ़ जाएगी सर? वो इसलिए बढ़ जाएगी बच्चे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो रही है वो बढ़ जाएगी। वो क्यों बढ़ गई? कि मॉलिक्यूल्स के बीच में घर्षण, घर्षण मींस टू से कॉलिजन्स, नंबर ऑफ कॉलिजन इन द मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं? बढ़ जा रहे हैं स्टूडेंट्स। वो बढ़ जा रहे हैं तो उसके बढ़ने से टेम्परेचर तो बढ़ेगा भाई। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को भी क्या कर देगा? बहुत जल्दी जल्दी करवा देगा स्टूडेंट्स। क्लियर? तो यहां पर लिखेंगे ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ROR increasing as kinetic energy of molecule increases, due to which number of collision
between molecules also increases, ये भी बढ़ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑन जनरली अगर टेम्परेचर को 10 डिग्री सी से बढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं ऑन जनरली increasing temperature by 10 degree C, the rate of reaction increases by 2 or 3 times। क्लियर स्टूडेंट्स, आपके पास अगर मैं टेम्परेचर क्या कर रहा हूं 10 डिग्री सी से बढ़ा रहा हूं इसकी वैल्यू, तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू दुगना या तिगना गुना इंक्रीज अप हो जाएगा, बढ़ जाएगा स्टूडेंट्स। तो आपको यहां पर इंपॉर्टेंट पार्ट टेम्परेचर पता पड़ गया। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी स्टूडेंट्स आपकी यहां पर राइज अप हो रही है, ये बढ़ रही है, तो आरओआर भी आपका इंक्रीज अप हो रहा है। तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस ड्यू टू व्हिच नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल आल्सो इंक्रीजिंग। बच्चे, ऑन जनरली इंक्रीजिंग द टेम्परेचर 10 डिग्री सी 10 डिग्री अपन बढ़ा रहे हैं, तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रहा है 2 और 3 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है स्टूडेंट्स। क्लियर, अब आपके सारे फैक्टर्स कंप्लीट हो गए स्टूडेंट्स। इन फैक्टर्स को आगे अपन और समराइज करते हैं और देखते हैं कि इसमें से इंपॉर्टेंट पार्ट भी क्या है। सारा तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं इसके अंदर। तो आपके पास फैक्टर्स आ गए हैं, फैक्टर्स वाली स्लाइड आपके पास आ गई। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, देखिए 5 तरह के फैक्टर मैंने आपको पढ़ाए यहाँ पर। पहला पार्ट है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, देन सरफेस एरिया, देन आपके पास एक्सपोजर टू द रेडिएशन, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट एंड टेम्परेचर। नेक्स्ट स्लाइड पे क्लियर। तो तीनों में देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब आप यहाँ पर सारा समझने की कोशिश करना, उसके बाद अपन एक ट्रिक क्रिएट करेंगे इस टॉपिक के लिए। वो ट्रिक आपके लिए इसलिए मददगार होगी कि आपको पूरा इतना सब कुछ नहीं रिमेंबर रखना पड़ेगा, उस ट्रिक से ही आप यहाँ पर क्वेश्चन को इंप्लीमेंट कर जाएंगे बच्चे। तो क्या है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, देख लेते हैं। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहा हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है भाई? कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होल्ड कर रहे हैं। होल्ड कर रहे हैं तो आपके पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ गई और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। क्लियर, आ जाते हैं नेक्स्ट सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया एज नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम आल्सो इंक्रीजेस। दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल, पाउडर शुगर डिसॉल्व अर्लियर देन दैट ऑफ शुगर क्रिस्टल एंड पल्वराइज्ड कोल बर्न फास्टर देन दैट ऑफ वुड चारकोल। स्टूडेंट्स क्लियर, तो आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हो गया अभी तक आपके पास, सरफेस एरिया। कि भाई सरफेस एरिया पे सर ने बहुत ज्यादा टाइम भी लिया है, वो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अराइजिंग टॉपिक है फैक्टर के अंदर, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के अंदर। पाउडर शुगर के बाद आ गए पल्वराइज्ड कोल की बात हो गई है। एक्सपोजर टू द रेडिएशन आ जाते हैं। एक्सपोजर टू द रेडिएशन क्या है, क्या सबसे रिलेट नहीं कर रहा है, अलग अपना खुद महत्व बना के यहाँ पर रखा हुआ है। क्या है कि केमिकल रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में क्रिएट हो रही है, फोटोकेमिकल रिएक्शन बना रही है, प्रोसीड कर रही है फोटोन के अंदर, और रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट, कोई डिपेंडेंसी नहीं है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर। आ जाते हैं फोर्थ पार्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट के ऊपर बच्चे। तो कैटलिस्ट विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन द केमिकल रिएक्शन आपके आरओआर को बढ़ा दे रहा है और एनर्जी बैरियर को भी कम कर रहा है। स्टूडेंट्स इधर आ जाते हैं टेम्परेचर के ऊपर। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स में बढ़ रही है, उसकी वजह से नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी आपके पास इंक्रीज हो रही है। ऑन जनरली ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सी द आरओआर इंक्रीजेस बाय 2 or 3 times. Temperature directly proportional to kinetic energy. Kinetic energy increases of molecules, then the temperature also increases. Students, clear? Short trick क्या है? Short trick भाई ST डब्बा बना लो भाई, डब्बा बन जाएगा। डब्बे के अंदर क्या करना है आपको कि सारे फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आरओआर के। क्लियर, एक को छोड़ के, कौन सा बताएं, एक्सपोजर टू रेडिएशन। तो ये आपके पास अगर फैक्टर मेरे पास बढ़ रहा है तो मेरे पास आरओआर भी बढ़ रहा है। स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास एसटी हो गया। इसको बलून बना लीजिए, क्लाउड बना लीजिए, जैसे भी आपकी इच्छा हो। ध्यान रखना है टॉप ऑफ द पेज ले जाइए और वहां पर लिख दीजिए। स्टूडेंट्स, तो आपको फैक्टर सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये याद रखेंगे तो आपका काम यहां पर हो जाएगा। स्टूडेंट्स